डॉक्टर साहब ने आपको हिस्ट्री वाइज और इन्वेस्टिगेशन से आपको डायग्नोस कर दिया है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है? जनरली ट्रीटमेंट दो हिस्सों में बांटा जाता है, जहाँ पे हम लोग नॉन मेडिकल थेरेपीज मतलब एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, इस पे फोकस करते हैं। दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों में भी दो टाइप का होता है, एक तो हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डीमार्ट्स और दूसरा होता है बायोलॉजिकल थेरेपीज। तो हम लोग पहले ट्रीटमेंट जो नॉन मेडिकल पार्ट है उसके बारे में फोकस करेंगे। अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा तेज नहीं है, आपके सिम्टम बहुत ही हल्के हैं, तो बहुत बार ट्रीटिंग डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट है वो दवाइयों के बारे में या दवाइयों की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे और आपको एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम की तरफ फोकस ज्यादा करने के लिए कहेंगे। अगर आप ओवरवेट हैं, वेट कम करने के फोकस करने को बोलेंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खास करके स्पाइन एक्सरसाइजेस होता है, योगा एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें आपके फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको स्विमिंग करने के लिए तो एनकरेज करेंगे, साइकिलिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करेंगे। तो ये नॉन मेडिकल चीजों के बारे में डॉक्टर साहब आपको फोकस करने के लिए बोलेंगे, जहाँ पे योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग और जनरल एक्सरसाइजेस, वेट लॉस प्रोग्राम और हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छा पौष्टिक आहार करना, इसके बारे में ज्यादा आपको फोकस करेंगे। अगर आपका तकलीफ ज्यादा है, जहाँ पे आपको जोड़ों में सूजन है या सुबह उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट के बारे में या दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे या आप दवाइयों पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम कन्वेंशनल डीमार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो औसतन फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी में सल्फासालाजिन करके एक ड्रग होता है, जिसलिए हम लोग साज या साजो ऐसे ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये साजो करके जो ड्रग है टैबलेट फॉर्म में आता है। हम लोग फर्स्ट लाइन थेरेपी के बारे में की तरह हम उसका यूज करते हैं। साजो के साथ आपको एनएसएड्स या कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी या पेन किलर जो आप बोलते हैं उसको हम लोग शुरुआती तौर पे ऐड करते हैं। धीरे धीरे पेन किलर्स या एनएसएड्स को हम लोग टेपर ऑफ करके बंद कर देते हैं और सल्फासालाजिन जैसे ड्रग्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कभी कभार सल्फासालाजिन के साथ मिथोट्रेक्सेट ये ड्रग का भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिथोट्रेक्सेट और सल्फासालाजिन कॉम्बिनेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छा काम करता है, जहाँ पे बीमारी कंट्रोल करने में काफी अच्छा मददगार होता है और इम्प्रूवमेंट अच्छा आता है। अगर समझो आप एनएसएड ले रहे हैं, मिथोट्रेक्सेट ले रहे हैं, सल्फासालाजिन ले रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपका ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, फिजिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, दर्द कंटिन्यू रहता है, बार बार पेन किलर लेना पड़ता है, तो कभी कभार आपको बायोलॉजिकल थेरेपीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसमें भी आजकल एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स करके एक आता है और दूसरा आता है इंजेक्शन के तौर पे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स टोफासेटिनिब करके एक ड्रग है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रिसेंटली अप्रूव हुआ है, जो मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन के बाद टोफासेटिनिब करके ड्रग हम लोग यूज करते हैं। वो काफी असरदार टैबलेट है। काफी लोगों को जहाँ पे कन्वेंशनल डीमार्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, टोफासेटिनिब ऐड करने से अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। कुछ लोगों को टोफासेटिनिब ऐड करने के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो हम लोग बायोलॉजिकल थेरेपीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे इंजेक्शंस दिया जाता है। इंजेक्शंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा महंगा जाता है, बट पहले के मुकाबले अभी काफी चीप हो चुका है। अराउंड औसतन 15,000 पर मंथ के खर्चे में आपको इंजेक्शंस मिल जाएगा। इंजेक्शंस काफी असरदार रहता है। उसमें दो टाइप का होता है, जो एडमिट करके दिया जाता है, या दूसरा होता है जो इंजेक्शन जो आप स्किन में इंसुलिन के तौर पे ले सकते हैं। एडमिशन लेके होता है इन्फ्लिक्सिमैब, फास्ट एक्टिंग होता है बट एडमिशन लगता है, 24 घंटा ऑब्जर्वेशन वगैरह रहता है। स्किन में लेने वाला इंसुलिन जैसा रहता है, उसमें आप घर में रह के भी इंजेक्शन ले सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इस दवा को असर आने में, बट जनरली काफी असरदार रहता है। उसमें इंजेक्शन स्किन में जो लेते हैं उसमें एडालीमैब करके ड्रग होता है, इटर्नासेप्ट करके ड्रग होता है, गोलीमैब करके एक ड्रग होता है। और अगर आपको सोरियासिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, सोरियासिस रिलेटेड स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, तो सेक्यूकिनिमैब करके भी इंजेक्शन कभी कभी आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। ये सारे ड्रग्स में थोड़ा इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपके डॉक्टर टीबी का टेस्ट कभी कभार क्वांटिफेरॉन टीबी या मांटू टेस्ट आपके स्किन में करने को बोल सकते हैं। और कभी कभार सीटी स्कैन भी बोल सकते हैं चेस्ट में इन्फेक्शन देखने के लिए। अगर आपको क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट या मांटू टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो कभी कभार आपको टीबी का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है बिफोर बायोलॉजिकल थेरेपीज। तो 1 महीने का ट्रीटमेंट का कोर्स होता है,
जिसके बाद ये बायोलॉजिकल थेरेपी आपको टीबी के ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है। उसमें भी टीबी का ट्रीटमेंट 4 महीने लेके बंद कर सकते हैं अगर आप डुअल थेरेपी पे हैं। अगर मोनोथेरेपी है जैसे आइसोनेक्स करके दिया जाता है, वो 9 महीने तक आपको लेना पड़ सकता है और आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रह सकता है। तो टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आने से इसका मतलब नहीं है कि आपको टीबी का बीमारी है, उसको हम लोग लेटेंट टीबी बोलते हैं, क्योंकि भारत में टीबी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और की इम्यूनिटी ये दवाइयों से कम रहती है। तो सेफ्टी के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे कभी कभार आपको टीबी का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, तो डरना नहीं है। तो ट्रीटमेंट के तौर पे कन्वेंशनल डीमार्ट्स, एनएसएड्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, टोफासिटिनिब और बायोलॉजिकल थेरेपीज। तो ये आपका ट्रीटमेंट मेडिकेशन की तरफ आता है, या फिर उसके साथ जो नॉन मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे योगा, एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये 2 तरीके से आपको एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस रिलेटेड बीमारियों में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिगेशंस क्या रहते हैं। अभी एक बार आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर लिया कि भैया आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, टेस्ट आपके पॉजिटिव आ गए, सब कंफर्मेशन हो गया, डॉक्टर ने आपको दवा शुरू कर दी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर शुरुआती तौर पे हम लोग पेशेंट्स को सल्फासालाजीन या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनएसएड्स बोलते हैं, तो ऐसे दवाइयों पे हम लोग शुरू करते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट का जो दर्द है वो कम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट का स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाता है, सुबह उठते समय दर्द कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हम आपके जब फॉलोअप विजिट्स रहते हैं, आपको क्लिनिकल हिस्ट्री वाइज आपको पूछेंगे कि आपका दर्द पहले से कितना बेहतर है, सुबह उठने में कितनी देर तक आपको दर्द रहता है, आपके कौन से जोड़ों में दर्द अभी है या कम हो रहा है, या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। तो ये हो गया क्लिनिकल हिस्ट्री, जहाँ पे हम आपको हिस्ट्री वाइज पूछेंगे। दूसरा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट को जब फर्स्ट विजिट में और फॉलोअप विजिट्स में रेगुलर तौर पे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ पे हम आपके जोड़ों को एग्जामिन करते हैं, जहाँ पे अगर सूजन है तो पहले के मुकाबले सूजन कितना कम हो गया, आपका रेंज ऑफ मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट कितना आपका बेटर है नहीं है। दूसरा होता है कि आपका समझो पोस्चर में खराबी थी, जब आप पहले झुक नहीं पाते थे, आपका पोस्चर फॉरवर्ड स्टूपिंग पोस्चर रहा होगा, तो हम लोग ये भी मेजर करते हैं कि आपका हेड और वॉल का डिस्टेंस क्या है, आप कितना झुक सकते हो सामने, आपका लेग मूवमेंट कितना हो रहा है। तो इसको हम लोग शोबर्स टेस्ट करके एक टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग को आपका फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में पता चलता है, आपका हेड टू वॉल जो डिस्टेंस है वो हम लोग मेजर करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि ओवरऑल आपका फ्लेक्सिबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट आया है। कभी कभी हम लोग कुछ स्कोरिंग करते हैं, हम लोग आपको कुछ क्वेश्चनर देते हैं, मतलब कुछ प्रश्न होते हैं जहाँ पे आपको आपके डिजीज को एसेस करना होता है, जहाँ पे पिछले विजिट में और इस विजिट में कितना डिफरेंस है। जैसे कि सुबह उठने में कितनी देर तक दर्द रहता है, आपका स्पाइन में कितना एज कम्पेयर टू प्रीवियस, मतलब 1 से 10 में कितना नंबर देंगे आपको, जोड़ों के दर्द में 1 से 10 में कितना नंबर देंगे। तो ये सब आपको कभी कभी हम लोग ओपीडी में आपको फिल करने बोलते हैं। जैसे मेरी ओपीडी में हम आज पेशेंट्स को एक क्वेश्चनर देते हैं जहाँ पे आपको ये फिल करना होता है। अगर बहुत ज्यादा बिजी ओपीडी है तो कुछ डॉक्टर्स वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ब्लड टेस्ट में हम लोग आपका सीआरपी देखते रहते हैं, और वही सीआरपी को आपके क्वेश्चनर में डाल के एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको एक नंबर दिया जाता है, उसको हम लोग एएस सीआरपी स्कोर बोलते हैं, जिससे हमको एज अ डॉक्टर पता चलता है कि आपका डिजीज का इम्प्रूवमेंट क्या है, और एज अ पेशेंट आपको भी एक अंदाजा आता है कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कैसा चल रहा है। दूसरा होता है बाजदा स्कोर, जहाँ पे ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पे पेशेंट खुद का असेसमेंट करता है, पूरा स्कोरिंग पेशेंट ही करता है, जिसमें हमको पता चलता है कि आपका बीमारी का स्कोरिंग पहले से मुकाबले कम कितना हुआ है, हाई डिजीज एक्टिविटी, मीडियम डिजीज एक्टिविटी, लो डिजीज एक्टिविटी और रेमिशन। तो ये कैटेगरीज में डिजीज को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हो गया क्लिनिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें सीआरपी जैसे टेस्ट है, जिसमें हमको डिजीज एक्टिविटी मॉनिटरिंग में काफी मदद आता है। लॉन्ग टर्म में कभी कभार, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे हम लोग करके देखते हैं कि डिजीज एक्टिविटी कितना है, आपका जोड़ों में जो जकड़न है पहले के मुकाबले कम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एमआरआई में पहले सूजन रहा है तो फॉलोअप एमआरआई स्कैन्स करते हैं कभी कभार, जिसमें हम लोग को सूजन में डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन एमआरआई क्योंकि एक्सपेंसिव टेस्ट है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट में ही हम लोग ज्यादा
फोकस करते हैं। रिपीट एमआरआई जनरली हम लोग इतना मैंडेटरी नहीं मानते। अगर कोई पेशेंट इंप्रूवमेंट नहीं करता है दवाइयों से, या जो भी हम लोग ट्रीटमेंट मोडालिसिस कर रहे हैं उसमें अगर पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं आता है, तो ही हम लोग एमआरआई या फर्दर स्कैनिंग के बारे में पेशेंट से डिस्कस करते हैं। तो एज अ पेशेंट आपको ये सब पैरामीटर्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि पहले के मुकाबले आपका दर्द कितना कम हो गया। तो ये सब चीजों का एक फीडबैक आपके डॉक्टर आपसे लेते रहेंगे, और आपको भी इस पैरामीटर्स पे फोकस करना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज से कितना इंप्रूवमेंट आता है। अगर सिर्फ दवाइयों पे अगर आप फोकस करेंगे, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करेंगे, तो इंप्रूवमेंट स्लो रहता है। तो डॉक्टर आपको ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में हमेशा हर विजिट में आपको रिमाइंड करते रहेंगे, जिससे आपका डिजीज में प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होता रहे, और डॉक्टर को भी एक असेसमेंट रहता रहे और पेशेंट की तरफ से असेसमेंट रहता रहे कि आपका डिजीज का इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है।